प्यारे बच्चों, सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं मसूद आलम आज पढ़ाऊंगा आपको क्लास 10 का फिजिक्स और इस क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। उसमें से भी अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना जो पार्ट है ये हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब को दिखाने के लिए, किरण आरेख बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स को याद रखना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे जाएगी वो क्या होगी, वो अपवर्तन के बाद अगर उत्तल लेंस हो तो नीचे चली जाएगी, लेकिन ये अवतल लेंस है तो इस प्रकार चली जाएगी जैसे लगेगा कि वो कहाँ से आ रही हो, फोकस से आ रही हो। ये एक आपको रूल याद रखना है। दूसरा रूल है कि ऐसी कोई भी रे, जैसे ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे होकर गुजरती है, ये रे तो अपने पाथ पे सीधी चली जाएगी, इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, कोई भी मुड़ाव नहीं होगा। याद रखिएगा, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण अपने पथ से मुड़ती नहीं है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधी चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति के आंख पे ये दोनों किरण पड़ती है तो उस व्यक्ति को ये आभास होगा कि ये दोनों किरण कहाँ से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है, यानी इस जगह पे उसको प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई देगा। ये बेसिक रूल है। इसी बेसिक रूल से, और बेसिक क्या, इसमें एक ही जगह हम लोग पढ़ते हैं, चूंकि वो पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करके एक बार फिर से इसको विस्तारित रूप में समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो हम बेसिक रूल बताने के लिए क्रम में ये पूरी बात बता दी है। एक रे, एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गई, वो अपवर्तन के बाद इस प्रकार चली गई जैसा कि लग रहा हो कि मुख्य फोकस से आ रही है, और दूसरी किरण जो कहाँ से गई, प्रकाशीय केंद्र से गई, वो इस प्रकार गई कि कोई भी उसमें बेंडिंग नहीं हुई, कोई भी उसमें मुड़ाव नहीं हुआ, वो सीधी निकल गई। अगर किसी व्यक्ति को ये दोनों किरण किसी के आंख पे पड़ेगी तो वो इस प्रकार उसको महसूस होगा कि ये दोनों किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, क्योंकि रियल में इस बिंदु से नहीं आ रही है। रियल में ये दोनों किरण इस बिंदु से आ रही है, लेकिन इस तरफ मुड़ी है, मुड़ने की वजह से उसको महसूस हो रहा है कि इस बिंदु से आ रही है। तो ये बिंदु इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाएगा। इस प्रकार अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसको विस्तारित रूप से समझते हैं। सबसे पहले हम एक अवतल लेंस बनाते हैं। अवतल लेंस में का बीच वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा पतला होता है, और किनारे का दोनों पार्ट जो होगा वो मोटा होगा। अगर आप अवतल लेंस को टच करेंगे, छुएंगे, तो आप महसूस करेंगे किनारे पे मोटा है और बीच में पतला है, यानी छू कर भी आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब क्या होगा, हम उसका साइड व्यू बनाए हैं, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है वो। अब आएगा एक ऐसी लाइन, ये एक काल्पनिक लाइन है जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये एक काल्पनिक लाइन है, और ये लाइन क्या होती है, तो ये जो कर्व है, इस कर्व के सेंटर, जिसको हम जनरली 2f से डिनोट करते हैं, और इस कर्व के सेंटर, वक्रता केंद्र, जिसको हम 2f से डिनोट करेंगे या 2f डैश से डिनोट करेंगे, इन दोनों को मिलाने वाली एक काल्पनिक लाइन है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये सामान्यतः हर एक, मतलब किसी न अलग अलग रूप में, यहाँ पे मान लेते हैं 2f ना होके सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे पोल हो जाएगा, किस केस में, दर्पण के केस में।
यानी कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये मुख्य अक्ष जो होता है, ये हमेशा मिलेगा आपको, अवतल दर्पण में मिलेगा, उत्तल दर्पण में मिलेगा, अवतल लेंस में मिलेगा, उत्तल लेंस में मिलेगा, या यूं कहे तो हर एक स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस में मिलेगा। ठीक है, गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस सब में मिलेगा। इसके आधी दूरी पे एक बिंदु होता है जिसे F कहते हैं, यहां भी आधी दूरी पे एक बिंदु होता है जिसे हम F कहते हैं। इधर से आती हुई प्रकाश की किरण, जो भी प्रकाश की किरण आएगी, एक दो नहीं कितनी भी प्रकाश की किरण आएंगी, वो यहां से अपवर्तित होकर इस तरह चली जाएगी, यहां से अपवर्तित होकर इस डायरेक्शन में चली जाएगी। उत्तल लेंस में क्या होता था, उत्तल लेंस में क्या होता था, जरा रिमाइंड करने के लिए बता रहे हैं। उत्तल लेंस में होता यह था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती थी तो लेंस से अपवर्तन के बाद सारी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती थी और इस बिंदु को कहा जाता था मुख्य फोकस। ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु को क्या कहा जाता था, मुख्य फोकस। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग हो रही हैं। यहाँ पे अपवर्तन के बाद सारी किरणें किसी भी बिंदु पे मिल ही नहीं रही हैं, यानी कि लेंस के दाहिनी ओर यानी दूसरी ओर, जिधर से किरण आ रही है उसकी दूसरी ओर कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जहां पे सारी किरणें मिल रही हैं। तो ये फोकस किसी काम का नहीं है, ये बस है। ये इसलिए दिखा दिया गया कि यदि किरण इधर से आएगी उस केस में ये भी फोकस काम करेगा। ठीक है, तो ये फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस किसी काम का नहीं है। सॉरी, ये सारी किरणें, ये दो किरणों को दिखाया गया है, हम और भी किरणों को दिखा सकते हैं, इससे ज्यादा भी किरणों को दिखा सकते हैं। ये सारी किरणें इस प्रकार रिफ्लेक्ट होंगी, इस प्रकार मुड़ेंगी जैसे लगेगा कि कहाँ से आ रही हो, फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, फोकस से। ये कहाँ, क्या लग रहा है, ये यहाँ से गई है वो किरण, ये भी क्या लगेगा कि यहाँ से गई है, इस तरह से जाएगी जितनी भी किरणें आएंगी। तो यहाँ पे अभी प्रतिबिंब बनाने की क्रिया बाद में होगी, पहले हम एक और बात को समझ सकते हैं कि किसी भी इसका नाम लिखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस, किसी भी अवतल लेंस में समांतर आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती हैं, अपसरित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अपसरित हो जाती है। अगर आप याद कर पाओ तो हमने किरण पुंज के बारे में बताया था। किरण पुंज, 3 प्रकार के किरण पुंज के बारे में हम बताए थे, जिसे प्रकाश पुंज भी कुछ लोग कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज 3 प्रकार का बताया गया था। एक था समांतर किरण पुंज, दूसरा था अभिसारी किरण पुंज और तीसरा था अपसारी किरण पुंज। यहाँ आप देख सकते हैं कि समांतर किरण पुंज है, प्रकाश की किरणें जो समांतर आ रही हैं वो अपवर्तन के बाद एक बिंदु से होकर गुजर रही हैं। क्या हो रहा है, एक बिंदु से होकर गुजर रही है। यानी इधर आप देख सकते हैं कि जो क्या है, जो समांतर किरण पुंज है, अपवर्तन के जस्ट बाद ये लेंस से जैसे ही अपवर्तन हो रहा है उसके जस्ट दाहिने ओर क्या दिख रहा है आपको, सारी किरणें अपसरित हो रही हैं। सारी किरणें क्या हो रही हैं, अपसरित हो रही हैं और इस बिंदु पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और उसके बाद भले फिर से ये अपसरित हो जा रही है, अलग बात है। यहाँ क्या केस हो रहा है, यहाँ केस हो रहा है कि सारी किरणें जो समांतर आ रही हैं अपवर्तन के बाद क्या हो जा रही हैं, तुरंत अपसरित हो जा रही हैं। यहां से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अपसारी लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस क्या होता है। एक तो क्वेश्चन ये बन गया। तो ऐसा लेंस जिसमें समांतर किरण पुंज अपसरित होता है, एक जगह पे मिलता है, उसको अभिसरित होता है, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं, और जिसमें अपसरित होता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं। एक ये हो गया। अब दूसरा सवाल यहीं से ये एक और बनता है, और सवाल ये है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि अवतल लेंस को
अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अभी तो ये पूछा गया था कि किसे कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप भले याद करके गए कि इसे कहते हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछ दिया कि इसे क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? सिंपल सा आंसर है, प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की आने वाली किरणें, और याद रखिए जरूरी नहीं है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो, अगर ये आपस में भी समांतर हो और मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हो तो भी ये अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलेंगी। हाँ, ये और बात है कि वो मुख्य फोकस पे न थोड़ा सा इधर उधर मिले, लेकिन वो एक जगह मिलेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। क्या होती हैं? अभिसरित होती हैं, ठीक, मिलती हैं, है ना। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यही जवाब आप अवतल लेंस के लिए भी तय कर सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से। क्या जवाब होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद अपसरित हो जाती हैं, अभिसरित अपसरित हो जाती हैं। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ये एकदम इजी आंसर है और अक्सर आता है, बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देंगे। देखिए, हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लेंस के, दर्पण के, लाइट के बेसिक प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन, चूंकि जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सारे क्वेश्चन हम सोच सोच के आपको बता दें कि ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सारी बातों को याद करना। दूसरी बात है कि हम चाहकर भी नहीं बता पाएंगे। हो सकता है कि मेरे दिमाग में 20 क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन जिसने क्वेश्चन सेट किया उसके दिमाग में कुछ और चला, हम 20 बताएं, उससे अलग कुछ 4 क्वेश्चन आ गया हो। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ अलग क्वेश्चन आ गया, तो आपका छूट जाएगा। आप क्या करोगे? अवतल लेंस या कोई भी एक टॉपिक उठाइए, जैसे उत्तल लेंस उठाए, तो उत्तल लेंस होता कैसा है, छूने पे कैसा महसूस होगा, वो दिखता कैसा है। यदि आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के लैब में देख लोगे, ठीक है, मतलब जाते तो हो ही, मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपके स्कूल के लैब में अवेलेबल हो, और ज़्यादा चांस है कि अवेलेबल होगा ही होगा, तो आप छू के भी देख सकते हो। आप समझ गए कि ये इसका नाम उत्तल लेंस है। अब दूसरी बात पढ़ोगे कि इसमें खूबियां क्या क्या है, इसके गुण क्या क्या है। अब गुण में क्या होगा? तो एक गुण मिला ना कि जो भी प्रकाश की किरणें समांतर जाएंगी, इससे पार होने के बाद वो एक बिंदु पे मिल जाएगी, ये गुण हुआ। फिर आपने दिमाग लगाया कि इस गुण से हम क्या क्या कर सकते हैं, इस गुण से हम क्या कर सकते हैं, इस गुण से क्या हम कोई नाम रख सकते हैं क्या, इस वजह से इसका कोई और भी नाम होता है? तो हाँ, नाम होता है, अभिसारी लेंस इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात हुई कि अगर फोकस से लाइट निकले तो समांतर हो जाएगी, तो इस हिसाब से कई बार इसको टॉर्च के रूप में भी बना लिया जाता है, यूज किया जाता है, उसमें लेंस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब इसी टाइप का बनता है। अब आपको इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब आपको वास्तविक प्रतिबिंब कहीं भी प्राप्त करने की जरूरत पड़ जाए तो आप कभी भी इस लेंस का यूज तो करोगे नहीं, आप इसी लेंस को चूज करोगे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब एकमात्र लेंस इसमें बनता है और उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। लेकिन वही काल्पनिक प्रतिबिंब की बात आएगी तो काल्पनिक प्रतिबिंब इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है। फिर सवाल उठेगा कि सर वास्तविक प्रतिबिंब हमें बनाना होगा तो हम उत्तल लेंस को चूज करेंगे, यहाँ ठीक है, लेकिन अगर हमें काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की कहीं जरूरत पड़ गई तो हम कौन सा लेंस चूज करेंगे। तो यहाँ फिर से एक सवाल उठेगा कि जो आप आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो आपको जरूरत है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने की, वो आप वस्तु से बड़ा बनाना चाहते हैं कि छोटा बनाना चाहते हैं।
आप वस्तु से बड़ा या छोटा किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। यदि आपको वस्तु से बड़ा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से यही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा था कि उत्तल लेंस में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है। यहाँ सारी बातें आपके दिमाग में सेट होती जा रही है। इस पे एमसीक्यू पूछेगा, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप तो सारी प्रॉपर्टी जान रहे हो। फिर अगर आपको छोटा प्रतिबिंब चाहिए होगा काल्पनिक, तो आप ये वाला यूज करोगे, क्योंकि इसमें छोटा और काल्पनिक बनता है। चूंकि इसके बारे में अभी लिखवाए नहीं है, अब लिखवाने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को याद करते हैं। रटने से सब कुछ नहीं होता है, हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, हमें उसके गुण को जान लेना होगा। फिर उससे सवाल कितना भी घुमा कर आएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, यहां से एक और बात समझ में आ रही है कि जो फोकस है, फोकस जो प्रिंसिपल फोकस जिसको हम कहते हैं, जो काम का फोकस है, फोकस का मतलब क्या, सारी लाइट एक जगह जाए वहां पे। तो इसमें जो फोकस है ये वाला, वो लेंस के राइट साइड में है। राइट लेफ्ट कहना प्रैक्टिकली बहुत अच्छा नहीं है, थियोरिटिकली ठीक है। थियरी में हम हमेशा जब हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, किरण आरेख बनाते हैं, तो हमेशा लाइट को बाएं साइड से आता हुआ दिखाते हैं। लेकिन जब आपके हाथ में एक मिरर होगा तो क्या दायां और क्या बायां पलट दीजिएगा, वो भी सीधा है। तो वहां पे लेफ्ट और राइट आप नहीं कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आपके हाथ में अगर लेंस है, अगर आप सारी लाइट राइट साइड से आ रही है और आपके हाथ में जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है, तो सारी लाइट इसको पार करके एक पॉइंट पे मिलेगी, लेंस को पार करके एक पॉइंट पे मिलेगी और उस पॉइंट को कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। वही बात जब अवतल लेंस की होगी, जब आपके हाथ में अवतल लेंस है और सारी लाइट इधर से आ रही है, राइट साइड से आ रही है। इस बार हमने उल्टा एग्जांपल लिया, राइट साइड लिया है। तो इधर से जब लाइट आ रही है तो लाइट जैसे ही इसको पार करेगी तो फिर से वो आपस में नहीं मिल पाएगी। तो जिधर से लाइट आ रही है उसी साइड में उसका फोकस होगा, और ये इमेजिनरी फोकस होगा, वो रियल में फोकस नहीं होगा। आप देख सकते हैं सारी लाइट इधर से आ रही है लेफ्ट साइड से और फोकस भी लेफ्ट साइड में है। यहाँ आप देख सकते हैं सारी लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है और फोकस राइट साइड से है। तो इस तरह जब फोकल लेंथ निकालने की बात आएगी, जब साइन कन्वेंशन आप पढ़ेंगे, चिह्न परिपाटी पढ़ेंगे, जो आपने अवतल और उत्तल दर्पण के लिए आप कंप्लीट कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इसमें पढ़ेंगे कि ये जो लेंस है अवतल लेंस, इसका फोकस जो होता है वो निगेटिव होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में है, और इसका फोकस पॉजिटिव। यानी कि लेंस हो चाहे दर्पण हो, आप याद कीजिएगा अवतल दर्पण में भी लेफ्ट ही में होता था और उत्तल दर्पण में राइट में होता था। तो चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमेशा अवतल है तो फोकस निगेटिव होगा और उत्तल है तो फोकस पॉजिटिव होगा। लेकिन आपके पास तो कॉन्सेप्ट नहीं था ना, अब तो कॉन्सेप्ट है कि मतलब हम इस फोकस को क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं जबकि दोनों तरफ फोकस को दिखाया गया है। इसलिए नहीं कर रहे कि ना तो यहाँ पे रियल में आके कोई लाइट इंटरसेक्ट कर रही है, ना ही ऐसा प्रतीत हो रहा है, ना ही ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वहां पे जाके मिलेगी या वहां से निकल के आ रही है। ऐसा कोई रोल ही नहीं है इसका। अगर इसका कोई भी रोल हो तो हम इसको काउंट कर सकते थे, लेकिन कोई रोल नहीं है। आप देखोगे इसमें भी एक फोकस होगा, इस साइड भी, इधर एफ, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है इसका। इसलिए हम फोकल लेंथ हमेशा इधर लेंगे, राइट साइड में लेंगे, यानी कि पॉजिटिव लेंगे। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस में इमेज फॉर्मेशन की। टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। वही पुरानी बात, एक लाइन जिसको हम कहते हैं क्या, एक लाइन जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, वो सीधी जाएगी। ये हुई प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे जिसको हम 2F कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बनाने का वही घिसा पीटा तरीका है। और क्या है कि एक लाइन, एक रे इमेज के हेड से सीधी जाएगी,
जो लेंस से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, सीधी गई, और लेंस से इस प्रकार जाएगी, इस प्रकार जाएगी लेंस से, जैसे मालूम पड़ेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। क्या मालूम पड़ेगा कि फोकस से आ रही है। ये इस तरह चली गई। अब जो दूसरी रे होगी, जो दूसरी रे होगी वो यहां से ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, इसका मिड पॉइंट है ना, वो लिख देते हैं यहाँ पे। इससे होती हुई चली जाएगी और ये बेंट नहीं करेगी। ये क्या होगी, बेंट नहीं करेगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली गिरती है, लंबवत गिरती है। ये कोई इसमें बेंडिंग नहीं होगी, कोई अपवर्तन नहीं होगा। और ये दोनों किरणें जब भी आंख पे पड़ेगी तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से दोनों निकल के आ रही है, और इमेज यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे इमेज बन गया। आप देख सकते हो वास्तव में ये दोनों किरणें, रियल में ये दोनों किरणें कहीं नहीं टकराई। यानी कि जो इमेज बना वो रियल इमेज नहीं है, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। तो कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। इमेज, ये जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इमेज है, रियल में यहाँ पे कुछ है नहीं। इसको अगर हम चाहें कि स्क्रीन पे ले ले तो ये स्क्रीन पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो स्क्रीन पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर हम इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं, अगर हम इसको, इसमें कोई चेंजिंग करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, कहीं भी लेके जाते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इमेज आपका फोकस और सेंटर ऑफ सॉरी फोकस और लेंस के बीच में ही बनेगा। इस तरह आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक, आभासी लिखते हैं, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। जो कहाँ होगा, एफ और प्रकाशीय केंद्र कह सकते हैं या लेंस भी कह सकते हैं, लेंस के बीच वस्तु की ओर, किधर, वस्तु की ओर, जिधर वस्तु रखी है उधर ही, लेंस के दूसरी तरफ नहीं बन रहा है। जब लेंस के दूसरी तरफ नहीं बन रहा है तो इसे कहेंगे वस्तु की ओर। एकमात्र सिचुएशन है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। एकमात्र सिचुएशन है जो आपको याद रखना है। बाकी 6 सिचुएशन आपको याद करना पड़ा था, किसमें, उत्तल लेंस में। इसमें आपने 6 सिचुएशन याद किया था, इसमें 1 सिचुएशन। और इसका रे डायग्राम खींचना सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर से सवाल उठेगा कि इस खूबी के आधार पे हमने जो खूबियां देखी अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। तो चूंकि आपको ऐसे तो चश्मे में हम करते हैं, दोनों में अलग, दोनों लेंस को अलग अलग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किया जाता है, लेकिन ये सारी बातें फिर से हमें पढ़नी है। कहाँ पे हमें पढ़नी है, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष एक चैप्टर है, उसमें पढ़नी है। तो इसलिए उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। अच्छा, मान लेते हैं इधर सन है, सन है, सन से जो लाइट्स आती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, समांतर होती है। यहाँ पे हम उत्तल लेंस लगा देते हैं, तो जो भी किरण आएगी वो क्या होगा, एक बिंदु पे टकराएगी यहाँ पे, और सन का, सूरज का एक वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। अगर इस यहाँ पे हम कोई पर्दा लगा देते हैं, कोई स्क्रीन लगा देते हैं, या कोई हाथ लगा देते हैं, या कोई कागज लगा देते हैं, तो सन का जो रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है, उस कागज पे उतर जाएगा। और सन के सनलाइट जो है, ये सारी किरणें जो हैं
सारी यहाँ आएंगी और इस किरण के साथ हीट एनर्जी है, वो सारी हीट एनर्जी यहीं पे क्या होगी, एकत्रित हो जाएगी। और आप देखोगे थोड़ा ही देर बाद, अगर आप स्थिर रखे हुए हो इस लेंस को, तो थोड़ा ही देर इस कागज बाद इस कागज में आग लग जाएगी और ये कागज जलना शुरू हो जाएगा। आप बहुत सारे ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, एक किस चीज़ को, तो उत्तल लेंस को। तो उत्तल लेंस मिला हुआ होता है और हम लोग खेल खेल में बचपन में भी ऐसा कागज़ को जलाने वाला काम कर चुके हैं, आप भी किए होंगे। तो हम लोग जो छोटा सा पॉइंट देखते हैं, वो पॉइंट होता क्या है, तो वो सन का प्रतिबिंब होता है, सूरज का वो प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो इस काम में आप देखे होंगे कि ये तो हम बता चुके थे एग्जाम्पल में कि हथेली देखने के लिए जो पामिस्ट होते हैं, जो हस्तरेखा विज्ञान के जानकार होते हैं, वो लोग यदि वो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर हाथ में पतली पतली लकीरें हैं जिसको आसानी से नहीं पढ़ा जा रहा है नेक्ड आई से, खुली आंख से, मतलब, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग यूज करेंगे इसको क्या कहेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है उसको। ठीक है, आवर्धन लेंस। आवर्धन क्यों, आवर्धन का मतलब होता है बड़ा होना, है ना। ठीक है, बड़ा, तो ये क्या करेगा, चीजों को बड़ा करके दिखाएगा। और ये कौन सा सिचुएशन होगा, तो वो जो छठा सिचुएशन हमने बताया था कि जब वस्तु को मुख्य फोकस और लेंस के बीच में रखा जाए तो वस्तु का एक इमेजनरी यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा और बड़ा होगा। तो इस प्रकार चीजें आसानी से बड़ी दिखाई देगी, इस प्रकार हम इसका यूज भी कर सकते हैं। अब बात आएगी, एक और क्वेश्चन आता है अक्सर कि बिना टच किए, जैसे हमने बताया था कि जब आपके हाथ में दिया जाएगा, 3 चीजें दी जाए, एक सिंपल ग्लास दिया जाए उसी शेप का, ठीक है, जो एकदम फ्लैट हो, न मोटा हो न पतला हो, तो लेंस नहीं है, वो सिंपल ग्लास है। उससे लाइट जो पार करेगी वो इस तरह के फेनोमेनन को शो नहीं करेगी, इस तरह की चीजें उसमें दिखाई नहीं देंगी, कोई भी प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया उसके अंदर नहीं होगी। लेकिन वही आपके हाथ में लेंस दे दे, जो लेंस में क्या अंतर है, वो भी ग्लास का टुकड़ा, वो भी ग्लास का टुकड़ा, बस शेप अलग है, ये बीच में मोटा रहेगा, किनारे पतला रहेगा, या फिर बीच में पतला रहेगा, किनारे मोटा रहेगा, बस इतना ही के लिए उसके सारे गुण बदल गए। तो जैसे आपके हाथ में दिया जाएगा, आप छुओगे और छूने के बाद महसूस करोगे बीच में पतला है, तो आप आंसर दे दोगे सर ये कौन सा लेंस है, तो ये अवतल लेंस है। क्यों है अवतल लेंस है, क्योंकि बीच में पतला है। बीच में मोटा है, इसलिए क्या हो गया, क्योंकि ये उत्तल लेंस है। आसानी से जवाब दे दोगे। ये सिंपल ग्लास का टुकड़ा है, क्यों, क्योंकि ये फ्लैट है, ना कहीं मोटा है ना कहीं पतला है। लेकिन एक और सवाल पूछा जाएगा, आपको बिना टच किए, बिना छुए पहचान करना है कि कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है और कौन साधारण ग्लास का टुकड़ा है, बिना टच किए। टच करके पहचान करना तो आप जानते हो, लेकिन बिना टच किए कैसे पहचान करोगे? सिंपल सा जवाब, हम तीनों दर्पण को, तीनों लेंस को, यानी कि 2 लेंस और एक ग्लास के टुकड़ा, चूंकि जब तक हम पहचान नहीं रहे तब तक मेरी नजर में वो लेंस ही है, हम तीनों को क्या करेंगे, तीनों के सामने लेकर जाएंगे एक बुक को, और हम दूसरी तरफ हो जाएंगे, बुक दूसरी तरफ, बीच में वो चीज, हमको उसके बीच का पोर्शन नहीं टच करना है। अब हम तीनों को किताब देखेंगे, जिसमें हमें किताब में लिखे हुए जो लेटर्स हैं वो बड़े बड़े दिखाई देने लगे, वो ये वाला लेंस है, उत्तल लेंस। जिसमें छोटा दिखाई दिया, जो साइज है उससे छोटा, वो उत्तल लेंस। और जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई साइज में, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा दिख रहा है, तो ऐसे केस में क्या दिखाई देगा, ऐसे केस में क्या होगा, वो सिंपल एक ग्लास का टुकड़ा है। इस प्रकार तीनों लेंस की पहचान हम बिना छुए कर सकते हैं। अब बात आएगी एक और 2 टॉपिक और है, डिस्कस कर ही लेते हैं। अब बात आएगी इसमें साइन कन्वेंशन की, चीफ परिपाटी की। चीफ परिपाटी बिल्कुल सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम होगा। इसमें भी ऑब्जेक्ट, इसमें भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बाएं साइड में रखेंगे, तो यू जो होगा, यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिबिंब का जो होगा वी,
वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। दाहिने बनेगा तो पॉजिटिव और बाएं बना तो निगेटिव, ठीक है। लेकिन एक और बात, इसमें अगर जो है v अगर रियल बनता है तो रियल राइट साइड में बनेगा, तो रियल के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और वर्चुअल के लिए निगेटिव हो जाएगा। ये उल्टी बात हो गई। अब बात आएगी फोकस की एफ। हम अभी अभी बताए हैं एफ में भी दो केसेस हो जाएंगे, कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए अलग अलग हो जाएगा। कॉन्वेक्स ये है, इसका फोकस उस साइड होगा, है ना। कॉन्वेक्स में का फोकस पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा निगेटिव। बाकी सारी बात है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अगर वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो सीधा होगा तो क्या हो जाएगा, सीधा होगा तो पॉजिटिव, एच का मान, ठीक है। और एच आई लिख देते हैं, एच आई हाइट ऑफ इमेज, है ना, हाइट ऑफ इमेज। रियल जो होगा उसके लिए निगेटिव और वर्चुअल जो होगा उसके लिए पॉजिटिव, बस। उसके बाद लेंस का फॉर्मूला ये याद कीजिए, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये लेंस फॉर्मूला है, इससे आप न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी f इक्वल टू r/2 होता है, ठीक है। जनरली उसको हम लोग 2f ही कहते हैं। और इसमें मैग्निफिकेशन जो होता है जिसको हम आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन में एक चीज आएगी, आवर्धन क्षमता हर लेंस की निकाली जाती है और उसको डिफाइन किया जाता है। यहाँ टॉपिक है लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। पावर इसी को कहा जाता है, ठीक है। P इक्वल टू 1/f। यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज, जैसे आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो न्यूमेरिकल में बहुत बार क्या होता है कि फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सारी सेंटीमीटर में दी हुई होती है। वैसे फिजिक्स का आप कोई भी न्यूमेरिकल बनाओ, लंबाई आपको नापनी हो, दूरी आपको नापनी हो, तो उसको ऐसा यूनिट यूज करना है। ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, यानी सेंटीमीटर में आप नहीं बना सकते। लेकिन चूंकि तीनों चीज ऐसा है, सेंटीमीटर में दिया है और हम आंसर भी सेंटीमीटर में देते हैं, इसलिए सेंटीमीटर में भी अगर हम बनाते हैं तो हम सही ही होते हैं, गलत नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि यूनिट कन्वर्शन है, यूनिट को कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक डायोप्टर हिंदी में लिखता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। तो अगर आप सेंटीमीटर में रखोगे तो जो आंसर आएगा वो डायोप्टर में आएगा ही नहीं। तो आपको जब भी फोकस दूरी या तो सेंटीमीटर में दी हो चाहे मिलीमीटर में दी हो, आपको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत बार डेफिनेशन में ही लिख दिया जाता है मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम में। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्योंकि ये जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको उतना स्पष्ट नहीं है कि भाई फिजिक्स का न्यूमेरिकल हम जब करेंगे तो ऐसा यूनिट में ही करेंगे, तो उसके लिए डेफिनेशन में ही घुसा दिया जाता है ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हुआ लेंस की आवर्धन क्षमता। तो बच्चों इस क्लास में आज इतना ही।
अब अगले पीरियड में देखते हैं, अगला टॉपिक होगा। धन्यवाद।